हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 32 को। और ये वर्कशीट कक्षा 10वीं की है। इसमें सामाजिक विज्ञान इतिहास विषय को हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें पीछे के वर्कशीट से ही हम पढ़ते आ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक, तो इसी को हम लोग आगे देखेंगे कि आगे नेक्स्ट क्या होता है। तो इस वर्कशीट में हम लोग डिस्कस करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास, जिसको कि हम लोग निम्न पॉइंटों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति 1789, और दूसरा पढ़ेंगे नागरिक संहिता 1804, और तब नेक्स्ट होगा वियना की संधि 1815, और उदारवादियों की क्रांति 1848, और जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871, और फिर इटली का एकीकरण हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा वर्कशीट है, इस वर्कशीट में हम लोग फ्रांसीसी क्रांति और नागरिक संहिता के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान मतलब राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। हमने पीछे के वर्कशीट में पढ़ा था कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद की भावना क्या होती है। तो किसी खास विशेष क्षेत्र के प्रति जब एक प्यार उत्पन्न होता है, एक लगाव पैदा होता है, तो उसमें हम लोग उसको राष्ट्रवाद बोलते हैं। उसमें किसी भी तरह का भेदभाव और विवाद नहीं किया जाता है। जैसे किसी एक राष्ट्र के प्रति लगाव, किसी निश्चित क्षेत्र या निश्चित भूभाग के प्रति लगाव राष्ट्रवाद कहलाता है। तो सामूहिक पहचान राष्ट्रवाद की भावना उस क्रांति से पैदा हो सकती थी। और बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया। जब नेपोलियन का शासन वहाँ आया तो उसने प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव किए, जिससे कि राष्ट्रवाद को मजबूती भी मिली। और जिसे 1804 की नागरिक संहिता, उन्होंने एक सिविल कोड नागरिक संहिता निकाला 1804 में, और वो नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। तो इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में मतलब 1810-20 में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े। मतलब कि राष्ट्रीय एकता का भी विचार जुड़ा, और उस बीच में उदारवाद भी आया। मतलब कि लिबरल होना, जनता के प्रति लिबरलाइजेशन, उदारवादी विचारधारा जो है वो आया, जिससे कि राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में कुछ सहूलियत मिली। तो इसके फलस्वरूप जो राष्ट्रवाद पनपा, फ्रांस में जो राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई, उसके क्या क्या कारक हुए, कैसे फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई, इन सब को हम लोग 6 पॉइंट में देखते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। तो फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद कैसे विकसित हुआ, इसको देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है संविधान आधारित शासन। वहाँ पर स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन व्यवस्था को समाप्त करके वहाँ एक संविधान बनाया गया, और वो संविधान जनतांत्रिक मतलब कि लोगों के द्वारा लोगों की सहमति से बनाया गया संविधान था, और उस हिसाब से शासन व्यवस्था शुरू की गई। और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचार आए, ठीक ना, जिसमें कि सभी लोगों को ऐसा लगने लगा कि हम इस देश के नागरिक हैं और हम समान अधिकार हम सबों को प्राप्त है। तो इस तरह से उन सब के बीच राष्ट्रवाद की भावना आया, और नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा लगाया गया, और उस झंडे को पूरे फ्रांस में मान्यता दिया गया, ठीक ना। इससे भी उनको लगा कि अब मेरे राष्ट्र का ये झंडा है, तो राष्ट्रवादी भावना विकसित हुई। और नेशनल असेंबली का गठन हुआ। नेशनल असेंबली से उसमें फ्रांस के सभी क्षेत्रों से लोगों को चुनाव के बाद उसमें स्थान दिया गया, और विधान बनाने का उनको अधिकार दिया गया। तो इससे भी राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। और आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। मतलब देश में एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एक राज्य से दूसरे जगह ले जाने पर जो आयात निर्यात शुल्क लगता था, उसको समाप्त कर दिया गया। पूरे फ्रांस में इस चीज़ को फ्री कर दिया गया, एवं माप तौल की एक समान व्यवस्था अपनाई गई जो पूरे फ्रांस में लागू हुई। तो इस सब कारणों से फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। और नेक्स्ट हुआ फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। और फ्रेंच भाषा को पूरे फ्रांस के भौगोलिक क्षेत्र में एक साझा लैंग्वेज बना दिया गया कि फ्रांस में जो भी रहते हैं यह उसका राजकीय भाषा होगा, राष्ट्रीय भाषा होगा, ठीक। तो ये भी राष्ट्रवाद के विकास में काफ़ी सहायक हुआ। तो इस तरह से हमने 6 पॉइंट देखा। ये 6 पॉइंट फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद के विकास के कारक बने। और नेक्स्ट है 1804 की नागरिक संहिता। 1804 में जो
नागरिक संहिता वहाँ पर हुई थी, जिसको कि नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। तो इसका क्या विशेषता था, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यह संहिता, इस संहिता में जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। मतलब पहले जो सामंती व्यवस्था में होता था कि सामंत का बेटा सामंत और राजा का बेटा राजा बनेगा, तो उस सब के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया और चुनाव के बाद ही कोई किसी पद को प्राप्त कर सकता है, ऐसी व्यवस्था की गई। और कानून के सामने समानता एवं संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। मतलब व्यक्ति चाहे धन से कितना भी बड़ा हो, कानून के समक्ष वो समान रहेगा। कानून सब पर एक ही तरह का कानून लागू होगा और सबको संपत्ति रखने का अधिकार मिलेगा। इस तरह की बातें लागू की गई उस 1804 की नागरिक संहिता में। और प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया गया और उसमें जो विभाजन हुए थे उसको काफ़ी सरल बनाया गया और सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जो सामंती और सामंतवादी और वंशावली वाली व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया और किसानों के भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दी गई। मतलब कि किसानों को पहले भू दासत्व का कर देना पड़ता था और जागीरदारी कर, मतलब कि सामंती व्यवस्था में ये कर लगता था, उस तरह के शुल्क से मुक्ति दी गई। और शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। मतलब हर तरह से लोगों को स्वतंत्रता देने का प्रयास किया गया। और इस तरह से वहाँ पर उदारवादी राष्ट्रवाद का विकास हुआ। और उदारवादी राष्ट्रवाद के भी विभिन्न कारक हैं, बहुत से कारक हैं जो कि राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में दिखते हैं। तो उन सभी कारकों पर भी हम ध्यान देते हैं कि उदारवादी राष्ट्रवाद के कौन कौन से कारक थे। सबसे पहला कारक था सहमति पर आधारित सरकार, अर्थात राजतंत्र का अंत और गणतंत्र की शुरुआत, लोकतंत्र की शुरुआत, डेमोक्रेसी की शुरुआत यहीं से हुई। ठीक, और ये उदारवादी राष्ट्रवाद का पहला कारक बना। और संविधान आधारित शासन में वहाँ जो शासन व्यवस्था लागू की गई वो स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन व्यवस्था न हो करके उसके लिए बाकायदा एक संविधान बनाया गया और उसी संविधान में उस जो नियम था उसी से संबंधित शासन व्यवस्था चलाया जाएगा। और संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित सरकार, ठीक ना, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था में भाग लेंगे, इस तरह की व्यवस्था की गई। और नेक्स्ट था विशेषाधिकारों का अंत कर दिया गया, कानून के समक्ष सबको समान माना गया और मताधिकार का समर्थन किया गया, लेकिन सबके लिए नहीं, कुछ निर्देशों के साथ मताधिकार का समर्थन हुआ। और मुक्त बाजार हुआ, कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह ले आने और ले जाने के लिए आयात निर्यात शुल्क को फ्रांस के अंदर समाप्त कर दिया गया। और नेक्स्ट वस्तुओं और सेवाओं पर प्रतिबंधों से मुक्ति दी गई। तो ये सब उदारवादी राष्ट्र बनाने में ये सभी कारक सकारात्मक भूमिका निभाए। तो इस तरह से आपके वर्कशीट में जो राष्ट्रवाद का विकास था और राष्ट्रवाद का उदय था यूरोप में, इसको हम लोगों ने जाना। और अब हम लोग इस वर्कशीट के क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें कुछ प्रश्न भी हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है कि 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। और दूसरा प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार को किस प्रकार मजबूत किया। और तीसरा प्रश्न है उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं को लिखिए। और चौथा प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों से आप सबसे अधिक प्रभावित हैं और क्यों। तो चलिए इसके उत्तर को हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो पहले प्रश्न का उत्तर है, इसका उत्तर है कि 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति। और दूसरा है कानून के सामने समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। तीसरा है सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति मिली। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार को किस प्रकार मजबूत किया। तो इसका उत्तर है फ्रांसीसी क्रांति के राष्ट्रवाद के विचार को मजबूत करने वाले कारक। तो पहला है संविधान आधारित शासन, दूसरा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचार, और तीसरा है फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया और नया फ्रांसीसी झंडा। इन सभी कारणों से फ्रांस में राष्ट्रवाद के विचार को बल मिला। और तीसरा है उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं को लिखिए। प्रश्न है उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं को लिखिए। तो इसका उत्तर है उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है सहमति पर आधारित सरकार,
और दूसरा है संविधान आधारित शासन, तीसरा है विशेषाधिकारों का अंत, और चौथा है संसदीय सरकार, पांचवा कानून के समक्ष समानता, और सातवां है वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रतिबंधों से मुक्ति। तो इस तरह से वहाँ उदारवादी शासन और उदारवादी राष्ट्रवाद की स्थापना हुई। और चौथा प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों से आप सबसे अधिक प्रभावित हैं और क्यों? तो इसका उत्तर है फ्रांसीसी क्रांति के 2 विचारों से मैं सबसे अधिक प्रभावित हूँ। आप अगर इससे ज़्यादा होंगे या कम होंगे तो आप अपने बारे में लिखेंगे, मैंने अपने विचार लिखे हैं। पहला संविधान आधारित शासन और दूसरा समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार, क्योंकि इससे समानता की भावना सरकार और नागरिक के मन में पनपती है। तो इस तरह से आपके 10th की वर्कशीट जो है इसके सारे प्रश्न हो चुके हैं और ये वर्कशीट भी कंप्लीट हो गया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।